तो चलिए पहले जान लेते हैं यूरिया की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट होता है 60.05, मेल्टिंग पॉइंट होता है 132.7 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 135 डिग्री सेल्सियस डीकम्पोज का मतलब होता है अगर हमने यूरिया का टेम्परेचर 135 डिग्री कर दिया तो यूरिया जो होती है डीकम्पोज हो जाती है, मतलब अपने रॉ मटेरियल में चेंज हो जाएगी। मतलब यूरिया जो होती है वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। यूरिया के लिए हमको दो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है अमोनिया। यूरिया का यूज़ हम कॉमनली सॉलिड फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र, एनिमल फीड और ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है अमोनियम नाइट्रेट के प्रोडक्शन के लिए। तो चलिए अब हम इसकी प्रोसेस को डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यूरिया प्रोडक्शन में मेन दो रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के बीच में, हमको मिलता है अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी रिएक्शन होती है अमोनियम कार्बामेट से वाटर को रिमूव करना। जब हम वाटर को रिमूव करते हैं हमको अमोनिया मिलती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूरिया बनाने के लिए जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है कंप्रेसर, फिर आता है यूरिया सिंथेसिस ऑटोक्लेव, फिर ये 3 इवोपरेटर्स और लास्ट में आता है पिलिंग टावर। अब हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को कवर करेंगे। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेसर की हेल्प से कंप्रेस करके यूरिया सिंथेसिस ऑटोक्लेव में भेजते हैं। स्टेप टू, ये है यूरिया सिंथेसिस ऑटोक्लेव। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर होता है 185 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 180 एटीएम। यहाँ पर हम कूलिंग वाटर की सप्लाई करते हैं क्योंकि ये रिएक्टर कहीं फट ना जाए। ठीक है, और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ से कूलिंग वाटर सप्लाई करते रहते हैं। अब इस ऑटोक्लेव में मेन दो रिएक्शन होती हैं। कौन कौन सी? पहली रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के बीच में। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करती हैं तो हमको मिलता है अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, और फिर होती है दूसरी रिएक्शन जो कि ऑटोक्लेव के अंदर ही होती है, वो होती है अमोनियम कार्बामेट से वाटर को रिमूव करना। जब हम इसमें से वाटर को रिमूव करते हैं तो हमको मिलता है यूरिया। ठीक है, स्टेप थ्री, अब जितनी यूरिया बननी थी वो ऑटोक्लेव में बन जाती है। ऑटोक्लेव से लगभग हमको 33% मतलब 33% यूरिया मिलती है और साथ में मिलती है अनरिएक्टेड गैसें जैसे अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनियम कार्बामेट हो गया। ठीक है, तो उन सभी गैसों को हम अब पहले इवोपरेटर में भेजते हैं। हम सब जानते हैं इवोपरेटर का काम होता है कंसंट्रेशन को बढ़ाना। ठीक है, जब यहाँ से सारी गैसें पहले इवोपरेटर में जाती हैं तो क्या होता है, जो अनरिएक्टेड गैसें होती हैं ना वो वेपर की फॉर्म में चेंज होकर रिसाइकिल के लिए चली जाती हैं। ठीक है, और जो यूरिया होती है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, ये है प्रेशर रिड्यूस वॉल्व और यह है स्टीम। मतलब प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं और बीच बीच में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम स्टीम का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेप फोर, अब फ्लैश इवोपरेटर से जो हमको यूरिया मिलती है उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में अभी भी अनरिएक्टेड गैसें मिली हुई हैं। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम अपनी यूरिया को फिर से कहाँ भेजते हैं? इवोपरेटर्स में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो ऑफ गैस होती हैं जिनका प्रेशर थोड़ा कम होता है वो फिर से कहाँ निकल जाती हैं? रिसाइकिल के लिए। ठीक है, यहाँ से हम उसको रिसाइकिल के लिए भेज देते हैं। अब जो यहाँ से हमें यूरिया मिलती है वो 80% एक्वस यूरिया होती है। ठीक है, 80% मतलब लिक्विड फॉर्म में हमें यूरिया प्राप्त होती है।
स्टेप 5, अब क्या होता है, जो हमको एक्वस यूरिया मिलती है 80%, उसको हम कहाँ भेज देते हैं, वैक्यूम इवोपरेटर्स में। ठीक है, यहाँ से हमको जो यूरिया मिलती है वो 99% मोल्टन यूरिया होती है। मोल्टन यूरिया मतलब उसमें कुछ मात्रा में वाटर मिक्स होता है। स्टेप 6 में बताया गया है, जो यहाँ से हमें मोल्टन यूरिया मिलती है उसको पिल्लिंग के फॉर्म में, मतलब दानेदार बनाने के लिए उसको हम कहाँ भेजते हैं, पिल्लिंग टावर में भेजते हैं। पिल्लिंग टावर में हम उसको ऊपर से भेजते हैं, ठीक है, और नीचे से आती है कूल एयर। जब कूल एयर और यूरिया जो कि मोल्टन फॉर्म में है आपस में कांटेक्ट में आती है, तो क्या होती है, यूरिया जो होती है ना दाने के फॉर्म में चेंज हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो सरफेस टेंशन के कारण वो दानेदार फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे बारिश की बूंदें होती हैं, जब वो ऊपर से नीचे आती हैं तो गोल गोल बन जाती हैं। तो उसी तरह यूरिया जो होती है ना, वो जब नीचे आती है तो गोल गोल बन जाती है और यहाँ से कूल एयर जाती है। तो जब कूल एयर और यूरिया आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो यूरिया सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है। और लास्ट में हमको 99% ग्रेनुलस यूरिया मिलती है। ठीक है, जिसमें 1% से कम बायरूट होता है। बायरूट एक तरह का हार्मफुल केमिकल होता है जो अंकुरित बीज के लिए बहुत बेकार होता है। ठीक है, और गाय के चारे के लिए भी बहुत बेकार होता है। यूरिया की मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।